नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। क्लास 11th वाले बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी क्वेश्चन बैंक कब होगी। तो आपकी क्वेश्चन बैंक भी करवाने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है और हम आपकी पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाएंगे। और क्वेश्चन बैंक में हम जो अभी जो बात कर रहे हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हर चैप्टर की हमने परमाणु संरचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ लिए हैं और इसके भी पढ़ लिए हैं यूनिट 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। और आज हम बात करेंगे रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, इन क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट के तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल जो है ये याद रहेंगे, एग्ज़ाम टाइम पर आप भूलोगे नहीं। और ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, 40% आएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि 28 नंबर का जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें से आपके 28 नंबर तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे, लेकिन इनको विथ कॉन्सेप्ट के अच्छे से कर लोगे। मतलब आपके पास होने के लिए कितने चाहिए, 23/70, और आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने के आ रहे, 28 नंबर के। तो बहुत बड़ी बात है। और इन क्वेश्चन को याद रखने के लिए हम विद कॉन्सेप्ट इन पर चर्चा करेंगे। जितनी ज़्यादा इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में डिस्कशन होगी, जितनी ज़्यादा चर्चा होगी, उतने लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में फिट रहेंगे। और फिट रहेंगे तो आप एग्जाम में भी फिट एकदम टिक करके आएंगे। मेरी बात समझे। तो आंसर तो इनमें दे रखी है, जैसे कि आपकी जो क्वेश्चन बैंक जो दी है विमर्श पोर्टल पर दे रखी है, उसमें ऑप्शन तो दे रखी है कि इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। लेकिन अपने को ABCD के तरीके से नहीं तैयारी करना, हमें तैयारी करना है विथ कॉन्सेप्ट के। इसका ए है तो इसका ए क्यों है, इसका बी है तो इसका बी क्यों है, इसका सी आंसर है तो सी क्यों है, और डी है तो डी क्यों है। ऐसे हम चर्चा करेंगे हर क्वेश्चन के बारे में। तो शुरुआत करें बेटा जी। हम जो है सब बहुविकल्पी प्रश्न से रासायनिक आबंधन लिया अपनों ने आज चैप्टर, और रासायनिक आबंधन के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरी बात समझ गए आप। चलिए, तो रासायनिक आबंधन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें बहुविकल्पी। तो आपके सामने पहला प्रश्न हाजिर है। आप आंसर तो नीचे लिखा हो, आंसर लिखा दिखाने की जरूरत नहीं है। निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होता है, सहसंयोजी गुण। तो जब आप तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं तो जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता में कम अंतर होता है उनमें उतना ज़्यादा सहसंयोजी गुण होता है, और विद्युत ऋणात्मकता में ज़्यादा अंतर होता है तो उनमें आयनिक गुण पाया जाता है। तो SiCl4 जो है इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम है, इसलिए SiCl4 में सहसंयोजी गुण ज़्यादा पाया जाता है। ओके, क्योंकि जब पेरियोडिक टेबल में देखेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, और यहाँ पर जो है फ्लोरीन और क्लोरीन। तो इन दोनों भाई, ये दोनों पास पास में, इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम है, इसलिए ये सहसंयोजी गुण रखते हैं। बाकी तो भाई साहब यहाँ पर जो है आपको मैग्नीशियम यहाँ पर मिलेगा, मैग्नीशियम सोडियम मिलेगा, फिर मैग्नीशियम मिलेगा, और फिर एल्यूमिनियम मिलेगा। दूर है मतलब ये, ठीक है। उसके बाद में एल्यूमिनियम के बाद में फिर आ रहा सिलिकॉन। तो सोडियम की और सिलिकॉन आ रहा, सिलिकॉन फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता में ज़्यादा अंतर है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक गुण किसके बीच होगा, सोडियम और क्लोरीन के बीच में। अगर मैं कंपैरिजन करूं कि यहाँ पर AlCl3, एक तो लिया आपने AlCl3 और एक लिया NaCl, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा सहसंयोजक है, तो AlCl3 ज़्यादा सहसंयोजक है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम है। ठीक है, तो अभी तो याद रखिएगा SiCl4। ओके, चलिए अगला है आपके सामने क्वेश्चन हाजिर। एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत अनुसार O माइनस, भैया O माइनस नहीं, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर O2 2 माइनस है। क्या है, O2 2 माइनस। और जब आपने आबंध कोटि पढ़ी हो, ठीक है, आबंध कोटि पढ़ी हो या बंद कोटि या बॉन्ड ऑर्डर जब पढ़ी हो, तो जब O2 2 माइनस का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, इस टाइप से एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा, और उस एनर्जी लेवल डायग्राम में ऐसी चीज, ऐसा दिखेगा आपको एनर्जी लेवल डायग्राम। फिर ऐसे बताया होगा आपके क्लास में, जो भी आपके टीचर्स होंगे उन्होंने ये चीज़ आपको रिमाइंड करवाई होगी। ये इस तरीके से, इस तरीके से बनाए होंगे। और ये O माइनस और ये O माइनस, तो ये O2 2 माइनस हो गया। 9 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इधर भी 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6 7
8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपनों ने। मेरी बात सुनना, अब जितने इलेक्ट्रॉन भर रखे उतने इनमें भरेंगे, तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4, है ना। शार्ट में बता रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर अगर सीखना हो तो मेरे वीडियो देख लेना कि बॉन्ड ऑर्डर धनकर केमिस्ट्री लेक्चर्स मिल जाएंगे। इधर कितने 2 2 4 5 5 10 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10। तो जो ऊपर वाले हैं उनको क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कितने हैं, एमओ सिद्धांत अनुसार O2 2 माइनस आने में प्रतियाबंती, ऊपर वाले प्रतियाबंती, तो ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग प्रतियाबंदी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने जोड़े, 4 जोड़े, 1 2 3 और 4। और बंधी इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बंधी इलेक्ट्रॉन है। और है ना 2 2 4 मेरी बात सुनना, 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 तो इसमें बंधी इलेक्ट्रॉन है। और विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 2 8, 10 माइनस 8 बटे 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 2 बटे 2, मतलब एक बॉन्ड ऑर्डर आएगी। O2 2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 1 आएगी। और यहाँ पर कितनी संख्या विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की, है ना, युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब एक युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्लियर है, ज़्यादा डीप में तो नहीं जा रहा ना। चलिए, डीप में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करिएगा समझने की, नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि हाँ ये चीज़ वास्तविकता में सही है या नहीं है। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। अगला है धातु एम। देखो जो भी फार्मूले बनते हैं उसकी क्लियरिटी बता देता हूँ। अगर इसके संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एमओ बनेगा, है ना। संयोजी कोश, बाहरी कोश को क्या कहते हैं, संयोजी कोश। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एमओ टाइप का बनेगा। यदि 1 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोश में तो M2O टाइप का कौन बनेगा, एम की जगह सोडियम ले लो, लिथियम ले लो, पोटेशियम ले लो, तो ये M2O टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे। MO टाइप का ऑक्साइड जिसके संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे MgO, BeO, ये MO टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। M2O3 एल्यूमिनियम हो तो ठीक है, MO2 है ना, सिलिकॉन ले लो, SiO2 वगैरह ये। तो यहाँ पर 2 संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन ये, तो MO टाइप का बनेगा। तो ये B कि धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2, मतलब ये किसका है, कैल्शियम का है परमाणु क्रमांक। कैल्शियम के पास इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 8 8 2, 2 8 10 8 18 और 2 20, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो CaO की बात चल रही है, M की जगह क्या हो सकता है, Ca हो सकता है। मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, है ना। इसको बस ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, है ना। वीडियो अगर ढंग से देख लिया तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। बस रुक जाना आप, और रुक जाना मतलब ये है कि आप कोशिश करना, समझ में आज नहीं तो आ ही जाएगा, कभी न कभी तो आ ही जाएगा, है ना। अपन डायरेक्टली बात करें, हालांकि थ्योरी पढ़ने के बाद अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन अपन डायरेक्टली पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि किसमें क्या है। अब देखो BeCl2, BCl3 और CCl4, तो BeCl2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती भैया, BCl3 की स्ट्रक्चर ऐसी और CCl4 की स्ट्रक्चर ऐसी। मेरी बात सुनना, अब क्या हो रहा है कि जब 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp, 3 हो तो sp2 और 4 हो तो क्या होगा, sp3। तो यह को सही आंसर कशो है, यो वालो सही आंसर है, sp sp2 sp3। इस पर तो sp है, इस पर sp2 है और इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, यानी होगा। चलो भाई, निम्न में से कौन सा अणु रेखी है। अब इनकी स्ट्रक्चर मालूम होगी तो आप रेखी भी बता पाओगे। तो रेखी के लिए ये CO2, भाई साहब CO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, रेखी होती है। SO2 दिख रहा है, लेकिन SO2 की स्ट्रक्चर भाई साहब ऐसे होती है, रेखी नहीं है। इसको इस स्ट्रक्चर आप रेखी नहीं कह सकते हो। और NO2 की भी इसी टाइप से होती है, NO2 की भी कोणीय है ना। तो ये जो है CO2 क्या है, रेखी है। तो अणु को सही का आंसर कही होगा B। अब आपको यहाँ पे ये भी जानकारी मिल गई कि CO2 की स्ट्रक्चर तो ऐसी है, तो SO2 की ऐसे होती है, रेखी नहीं है। NO2 की ऐसे होती है, तीनों सही भी नहीं है। सही कौन सा है, CO2 सही है। आई बात समझ में आई वे, तो बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए अगलो क्वेश्चन, निम्न में से कौन अणुचुंबकी है ना। अणुचुंबकी जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब आपने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ी हो तो जस्ट अपनों ने O2 की बात करी थी। तो भाई साहब O2 में क्या होता है कि O2 में
ऊपर जो है 2p(x1) और 2p(y1) होता है, तो एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। जब ऑक्सीजन की आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ पता चलेगी। ओके, जब आपको ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तब ये चीज़ आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ऑक्सीजन के पास ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और इसके कारण क्या होता, अभी जस्ट स्ट्रक्चर बनाई थी वो तो O2 2- की थी, और ऑक्सीजन में क्या रहता है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। तो इको सही आंसर कई वेगा, याद रखोगा O2 वेगा, कई वेगा O2। निम्न में से कौन सा अणुचुंबकीय? भाई O2 तो है अणुचुंबकीय, मैं समझा अणुचुंबकीय कौन सा, डायरेक्ट माइंड यहाँ जा रहा था। O2 अणुचुंबकीय, वेरी गुड। और NO भी होगा क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन है, ये भी होगा भाई साहब। N2+, मतलब N2 2+ है ये, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे, ये भी हो जाएगा। CO 6 और 8 14, तो जिनके जब 14 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, 7 + 7, तो ये भी प्रतिचुंबकीय है और CO भी प्रतिचुंबकीय है। तो CO क्या है? अणुचुंबकीय नहीं है, यो कही है प्रतिचुंबकीय है। समझ में आयो? CO कही है प्रतिचुंबकीय, तो बी वालो आंसर वेरी गुड सही है। बी वालो CO कही है प्रतिचुंबकीय। अगर इसकी जगह N2 होता तो वो भी प्रतिचुंबकीय होता। क्यों होता भैया? बिल्कुल होता, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन रहते नहीं, नीचे के जो है बॉन्ड ऑर्डर देखना, उसको समझना, उससे आपको पता चल जाएगा, है ना, अबंध कोटि। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर जब देखोगे इतना सारा, अगर मैं एक ही क्वेश्चन में पूरी तरह से घुस गया तो बहुत टाइम लग जाएगा कॉन्सेप्ट समझाने में। तो अभी बात करते हैं, मोटे मोटे तौर पर आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो CO है यहाँ पर, याद रखेगा CO आयनिक गुण बढ़ने का सही क्रम है भाई साहब, आयनिक गुण बढ़ने का सही क्रम है। क्या बात है, सबसे जैसे कि ये है बेरिलियम, यो है मैग्नीशियम, यो है कैल्शियम, स्ट्रांशियम, और फिर ये ले रखा बेरियम। मेरी बात सुनना, तो नीचे चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। क्या लिखोगे आप? कम होती हैं, कम होती हैं। तो जैसे जैसे ये क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है, ये बना रहा BeCl2 बन रहा है, फिर रुके बनी रहो MgCl2, फिर रुके बनी रहो CaCl2, अबे बनी रहो BaCl2। ध्यान दे हूँ जो है ना, तो सबसे ज़्यादा आयनिक गुण किसमें है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर किसके? इनके बीच। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता मतलब आयनिक गुण BeCl2 का सबसे ज़्यादा कौन किसका है? BeCl2 का। BaCl2 का आयनिक गुण सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे चलेंगे वैसे वैसे इनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और कम होने के कारण इनमें सहसंयोजी गुण आ जाएगा। तो आयनिक गुण बढ़ने का सही क्रम है BeCl2 लोअर देन MgCl2 लोअर देन CaCl2 लोअर देन BaCl2, ये क्रम रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आयनिक गुण बढ़ने का सही क्रम सबसे ज़्यादा किसका? BeCl2 है, BeCl2 का सबसे कम होगा, फिर MgCl2 का, फिर MgCl2 का कम, फिर CaCl2, फिर BaCl2। तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो आयनिक गुण किसका होगा? BaCl2 का होगा, BaCl2 का। क्यों होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके और इनके बीच में क्या होती जा रही है? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे नीचे चलेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम जो है ये आप जो है कोई भी पीरियोडिक टेबल होगी उसमें दिया हुआ मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम, और उसके आधार पर आप आयनिक गुण की ये देख सकते हो कि किसका आयनिक गुण जो है कम होगा, किस में आयनिक गुण ज़्यादा होगा और किस में सहसंयोजी गुण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना, ये वाला क्रम। चलिए अगला, निम्न में से किस स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? भाई N2 में तो नहीं होंगे, F2 में भी नहीं होंगे, वो आप बनाओगे तो H2 में भी नहीं होंगे, सिर्फ किस में होंगे? O2 में, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, सिर्फ O2 में होंगे। निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? डाइपोल मोमेंट किसका शून्य है? तो भाई साहब कौन है यहाँ पर दे रखे हैं? PCl3, ClF, PCl3, SiF4 या CFCl3, अलग अलग हैं। ClF ऐसा होगा, कुछ ना कुछ आयनिक गुण होगा इसमें। PCl3, ये PCl3 ये है भैया PCl3,
और SiF4 ये है भैया SiF4, इसका भी कुछ ना कुछ होगा। CFCl3 इसका भी कुछ ना कुछ आयनिक गुण होगा। होगा तो किसका नहीं, सॉरी इसका SiF4 की जो स्ट्रक्चर जो है सिलिकॉन, ना 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 सल्फर नहीं है, ये सिलिकॉन है। तो SiF और F और ये F, इसका जो द्विध्रुव आगुण होगा वो क्या हो गया, शून्य होगा SiF4 का। बाकी सभी का द्विध्रुव आगुण कुछ न कुछ होगा। द्विध्रुव आगुण क्या होता है, म्यू बराबर E/D, मतलब आवेश की मात्रा और बंध के बीच की दूरी, परमाणुओं के बंध की बीच की दूरी के योग को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आगुण कहते हैं। तो बाकी का द्विध्रुव आगुण कुछ न कुछ होगा इनका, इसका द्विध्रुव आगुण क्या होगा, परिणामी द्विध्रुव आगुण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या होगा, SiF4 का द्विध्रुव आगुण शून्य होता है। अगर यहाँ पे SF4 होता, SiF4 की जगह SF4 होता, तो SF4 की स्ट्रक्चर ऐसे होती और उसका द्विध्रुव आगुण कुछ ना कुछ होता। लेकिन यहाँ पे SF4 नहीं है, SiF4 है, तो इसका द्विध्रुव आगुण क्या है, शून्य है। ये वाला सही होगा। निम्नलिखित हाइड्राइडों में घटते बंद कोणों का सही क्रम है। बहुत बढ़िया बात है। तो होता क्या है, ये नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। मेरी बात सुनना, तो ये तो है NH3, फिर आएगा PH3, फिर आएगा ASH3, फिर आएगा SbH3। तो स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा होगा, मैंने आप इस हिसाब से बनाया कि जैसे जैसे नीचे चल रहे हैं वैसे वैसे बंद कोण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है यहाँ पर, अमोनिया। कौन हैगा, अमोनिया, ध्यान रखना अमोनिया। तो हाइड्रोजन घटते हुए बंद क्रम, तो NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, फिर PH3 है, फिर ASH3 है, फिर SbH3 आएगा। क्लियर है, जय हो। अब अगला, बंद कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आगुण का मान क्या होता है, जैसे जैसे बंद कोण बढ़ता है, ठीक है, द्विध्रुव आगुण का मान क्या होता है, घटता है। ये ध्यान रखना, क्या होगा, घटेगा, क्योंकि बंद दूरी जो है वो क्या है, बढ़ती है ना। बंद कोण के साथ द्विध्रुव आगुण का मान क्या होता है, घटता है। जैसे बंद कोण जैसे जैसे ये होता है, घटता है, वैसे वैसे बंद दूरी बढ़ती जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, द्विध्रुव आगुण का मान क्या होता है, घटता है। बंद कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आगुण का मान क्या होता जाता है, घटता है। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था मैंने, ठीक है। जैसे NH3 की बात करी थी अपनों ने, सॉरी NH3 की, तो NH3 में क्या है, बंद कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आगुण का मान घटेगा, तो इसका द्विध्रुव आगुण क्या होगा, कम होगा, है ना, क्या होगा, कम होगा। चलिए अगला है, कार्बन के संकरित कक्षक में विद्युत ऋणात्मकता के लिए सही क्रम है। ठीक है, तो कार्बन अलग अलग sp संकरित हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3। तो जो sp संकरित कार्बन होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 की। तो यहां पर सही क्रम जो है ये वाला रहेगा, sp देन sp2 देन sp3। बेटा जी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अणु में सभी बंध समान नहीं होते हैं, किस अणु में सभी बंध समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है ClF3, किसका एग्जाम्पल है, ClF3, ClF और ये, तो तीनों बंध जो हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसमें, ClF3 में। सभी बंध समान नहीं होते, बाकी में सभी बंध क्या है, समान है, समान लेंथ है। ClF3 में ऐसा नहीं होगा, इसमें अलग चीज़ होती है, इसमें लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन होता है, और इन चीज़ों के कारण जो है सभी बंध समान नहीं होते। भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ध्रुवीय अणु है। जय हो, कौन सा ध्रुवीय अणु है इसमें, बताओगे जल्दी से। ध्रुवीय अणु है SF4, ध्रुवीय है ना, ध्रुवीय अणु SF4 है ना। इसकी आकृति सिमेट्रिकल नहीं है, असममित आकृति है, बाकी सभी की क्या है, सिमेट्री में है। तो SF4 का जो अणु है वो क्या है, ध्रुवीय अणु है। निम्न में से कौन ध्रुवीय अणु है, तो SF4, बाकी सिमेट्री का होगा इनमें। इसमें क्या है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन भी होता है,
ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, इसकी आकृति सीसा स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। ठीक है। अणु में ध्रुवणता अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण प्राथमिक रूप से अवयवी परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता और अणु की आकृति पर निर्भर करता है। बढ़िया बात है। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम होगा? तो सबसे ज़्यादा तो जो द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करेंगे तो वो किसका निकलेगा? H2O का निकलेगा। किसका होगा सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण? H2O का। सभी की कैलकुलेशन करेंगे उस आधार पर पता चलेगा ये अपने को। अब है भारी काम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है। नजरे तो आ रहा है, दिख तो रहा है ना? चलिए अगला जो है आपका, जो रिक्त स्थान की बात करें, रिक्त स्थान में पहला है सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व क्या होता है? जैसे कि क्या होता है कि जो बंध जो रहता है ना, ये है कोई परमाणु, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या नाभिक है, फिर दूसरा यहाँ बनाया, यहाँ पे नाभिक है और ये है इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, अणुओं के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में जब अणु बनता है तो इलेक्ट्रॉन और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्लियर है? क्या होगा? प्रतिकर्षण। और इसका प्रोटॉन, मतलब इसका नाभिक और इसका इलेक्ट्रॉन, और इसका नाभिक और इसका इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या होता है? आकर्षण बल काम करता है। कौन सा फोर्स वो काम करता है? आकर्षण। तो क्या बोल रखा है कि सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व किसके कारण होता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के आकर्षण के कारण। नाभिक व इलेक्ट्रॉन, समझ में आई? नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण के कारण, है ना? हालांकि अपन क्या कहते हैं, बंध दो इलेक्ट्रॉनों की साझे से बन रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन और इसके नाभिक के प्रति आकर्षण है, इसका इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के प्रति आकर्षण है। ये होता है मेन काम, ये होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण होता है, नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो अणु को सही आंसर कहिए कि नाभिक व इलेक्ट्रॉन। नोट करना बेटा, नाभिक व इलेक्ट्रॉन। अगला है PF5 अणु की आकृति होती है। तो ये P लिया, ये F, यो F, यो F, यो F और यो F, PF5 हो गयो। या त्रिकोणीय और ये द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय मतलब फास्फोरस से 3 क्लोरीन ऐसे जुड़े हुए हैं और एक फ्लोरीन, एक ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे की साइड में, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय साइज होगी। अगलो है NH4 आयन में बंध कोण, NH4 प्लस में। वेरी गुड। NH4 प्लस जो होता है उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। NH4 प्लस की चतुष्फलकी की संरचना होती है और अणु में जो बंध कोण वे है 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि CH4 में रहता है। सेम टू सेम कंडीशन भाई साहब की NH4 प्लस की है। तो आयन में बंध कोण का मान 109 डिग्री होता है। सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक सामान्यतः क्या होता है भैया? जल्दी से आप बताओगे। ये सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक सामान्यतः क्या होता है? कम। आयनिक यौगिकों का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कम। आंसर आएगा। नाइट्रोजन अणु में, तो नाइट्रोजन का अणु क्या है? N+N से क्या बनता है? N2 बनता है। और N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड वे है। तो अणु को आंसर कही रहेगा 2। याद रहेगा 2। अच्छा अगला है, इसमें अपने को संकरण बताना है। तो जो कार्बन जितने सिग्मा बॉन्ड से गिरा हुआ हो उस पे वो संकरण। तो इनकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो CH डबल बॉन्ड C और ये H और ये H, इसको ऐसे बता दिया मैंने। अब अणु पे ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है। 6 तो इसमें सिग्मा है और पाई कितने? 2 पाई बॉन्ड है इसमें, इस मॉलिक्यूल्स में। अब देखना 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इस पर sp2 हाइब्रिडेशन है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp होगा, और इस पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इस पर sp2। तो सही वालों इस पर तो होगा में कार्बन C2 पर, तो C2 कार्बन पर sp संकरण। 1 2 3 C2 कार्बन पर sp संकरण वेवेगा। कहीं लिखोगा आप sp। अणु पे sp2 है और अणु पर sp है और अणु पर फिर sp2 है, तो sp संकरण वेगा। समझ में आई? हमारे हिसाब से समझ में आई वेगा। आ गई हो तो बढ़िया बात है, नहीं आई हो समझ में और बढ़िया बात है। ठीक है, कभी तो समझ में आएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की सह संयोजकता कितनी होती है? भैया कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि C6 है और 1s2 2s2 और 2p2 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते हैं। 2p2 दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कार्बन है, और ये दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। और इसके जो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, और दो ये चार इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन एक और बॉन्ड बनता है वैसे तो, है ना। तो ये अगर ये इधर बन गया तो C ट्रिपल बॉन्ड O भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो है संयोजकता कितनी होती है, इसकी दो होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, दो होती है। बाकी सभी में क्या होती है, CH4 की बात करेंगे तो CH4 में कितनी होती है, चार वेवे। कितनी वेवे, चार। लेकिन CO में कितनी है, दो। CO में कितनी है, दो। NH3 अणु की आकृति कैसी होती है, पिरामिडीय। कशी वेवे, पिरामिडीय, याद रहेगा, पिरामिडीय। मतलब NH3 की संरचना ऐसे होती है, N ये लोन पेयर, OH ने OH, याद रहेगा। NH3 की संरचना कैसी होती है, पिरामिडीय, बेटा याद रहेगा। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, बिल्कुल, है ना। जो भी आयनिक यौगिक, नमक जो है जल में घुले कि नहीं घुले, तो आयनिक यौगिक भी कई वेगा जल में क्या होगा, विलय होगा। सही ये बात है, ओके। चलिए ठीक है, बढ़िया बात है। अब इनमें अगला क्वेश्चन है आपका, CH4H2O ने CO2 में सबसे अधिक बंद कोण कणिकों वेवे। तो अणातिनय की संरचना मालूम वेगा तो बताऊंगा कि कणिकों बंद कोण ज्यादा वेगा। तो CH4 की संरचना थ्रू वेगा, ऐसे होगी CH4 की संरचना, है ना। तो यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा, याद रखना। H2O की संरचना ऐसे होती है, H O और H। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री के समथिंग होता है। और CO2 की संरचना ऐसे होती है, CO2 की संरचना ऐसे। तो इको बॉन्ड एंगल वे है 180 डिग्री। तो बताओ अणा में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किको है, तो बंद कोण CO2 का है, में से अधिकतम बंद कोण CO2 का है। क्लियर है, वेगा क्लियर। तो अभी अगला प्रश्न है, LCAO को पूरा नाम कहिए। तो लीनियर, LINEAR, लीनियर मतलब रेखीय, कॉम्बिनेशन COMBI, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इको पूरा नाम है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब परमाणुवीय ऑर्बिटलों का रेखीय संयोजन, हिंदी में कहेंगे, है ना। परमाणुवीय ऑर्बिटलों का या परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोजन, इको हिंदी नाम है LCAO को, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ा, जय हो। बंद वियोजन ऊर्जा, बंद क्रम के, तो जैसे कि किसी कहीं पे बंद क्रम जो बात करें, कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, कहीं जगह डबल बॉन्ड है, और कहीं जगह ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेगा। अलग अलग तरीके से बॉन्ड मिलेंगे आपको, मेरी बात समझना। सिंगल बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो होगा क्या कि जितना ज़्यादा बॉन्डिंग होगी परमाणुओं के बीच में, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ लगेगी, फिर यहाँ। अगर मैं कहूँ कि C सिंगल बॉन्ड है, और C डबल बॉन्ड C है, और C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो रही है जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहे हैं। तो बंद तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो बंद वियोजन ऊर्जा बंद क्रम के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा बंधन होगा उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एक रस्सी लगा रखी है तो काटने में कम एनर्जी लेनी पड़ेगी, दो रस्सियाँ लगा रखी है तो ज़्यादा एनर्जी, तीन रस्सियाँ लगा रखी तो और ज़्यादा एनर्जी। आई समझ में। चलिए अगला प्रश्न है, नहीं है, सब हो गए, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं बेटा जी, उचित संबंध बताइए। बताओगा, बताएंगे बिल्कुल, है ना। सही जोड़ियां का तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको जो आती है वो मिला दो लास्ट में, वो अपने आप लास्ट वाला तो अपने आप सही हो जाएगा। अब जैसे कि आयनिक बंध की क्या बात करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है आयनिक बंध में, तो डी वारो सही है, इनको कशो है डी वारो। सहसंयोजी बंध में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को साझावेगा, तो इसका ए वाला सही है, इलेक्ट्रॉनों को साझावेगा। उप सहसंयोजक बंध में कहिए इलेक्ट्रॉन युग्म दान में वेगा, तो इको ई वालो सही है। HF कहिए द्रव है हाइड्रोजन बंध के कारण, तो इको बी वालो सही वेगा। HCl क्या है, गैस है, तो इको सी वालो सही वेगा। आयो समझ में।
बिल्कुल आया होगा समझ में। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगता है। सहसंयोजी बंध में साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की। उपसहसंयोजी बंध में कोई एक परमाणु देता है और दूसरा ग्रहण करता है, तो उपसहसंयोजी बंध इस तरीके से बनता है। HF जो है द्रव है बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है HF अणुओं के बीच में। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध, इसलिए द्रव होता है HCl। हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाने के कारण गैस अवस्था में होता है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े। अगली सही जोड़ी आ गई आपके लिए। इनमें रेखी कौन है? रेखी है BeCl2, ये B और ये Cl और ये Cl। संरचना कैसी दिख रही भाया? रेखी है। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर E इंटू डी होता है, E इंटू डी, तो ये वाला सही है। चतुष्फल की कौन है भाया? इनमें X से E4, X से O4 की स्ट्रक्चर वेव है यू, चतुष्फल की संरचना वेव है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वेव यानी पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, चेक कर लेना। अष्टफल की कौन है? SF6। SF6 कौन है अष्टफल की? ये S, ये F, ये F, ये F और ये F और ये F और ये F, अष्टफल की ज्यामिति SF6 की। और क्या बचा अब? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी PF5, ये P, ये F, ये F, ये F और ये F और ये F, ये शेप कौन सी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है PF5। सबकी शेप आपको माइंड में इमेज बनानी है, फोटो खींचनी है की कशी शेप है, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आवेगा। चलो आगे चला। चलो सही जोड़ियां मिली। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आपके लिए भाई साहब। परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? आंसर बताओ जल्दी से इसका। ऋण विद्युतता। परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जैसे कोई ये है H, ये H और ये Cl, साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता की माप को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। नेगेटिव चार्ज तो बा ही रहा है, ठीक है। ऋण विद्युतता, इसका सही आंसर होगा ऋण विद्युतता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध होते हैं? तो अभी बेंजीन की संरचना मालूम होगा तो सिग्मा बंध ने पाई बंध बताऊंगा। तो यो बेंजीन है C, दूसरो CO, तीसरो CO, चौथो CO, पांचवो और ये छठवो C, 6C और 6H लगे दान के। और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब काउंट कर लो भाया कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना। और 3 पाई बॉन्ड, 1 2 और 3, 3 पाई बॉन्ड। बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? गिन लिया भैया? 12 सिग्मा और 3 पाई। अगलो है SnCl2 की आकृति है। यो है Sn और ये है Cl और ये है Cl, ऐसे शेप होती है। ये इसको कहते हैं V शेप, अंग्रेजी का V ऐसे लिखो या Sn को ऐसे लिख दो तो भी चलेगा। ये Cl, ये Cl। SnCl2 की ज्यामिति V शेप होती है, कोणीय होती है। क्लियर है? V आकृति। अगला है बंध लंबाई को नापने की इकाई अंगस्ट्रॉन। किसमें नापी जाती है? अंगस्ट्रॉन में नापी जाती है। तो 8 तक क्लियर है। बंध लंबाई को नापने की इकाई अंगस्ट्रॉन। BeCl2 अणु में कौन सा संकरण पाया जाता है? अभी जस्ट बताया था। BeCl2 अणु में कौन सा संकरण पाया जाता है भैया? कौन सा? जल्दी बताओ। sp। BeCl2 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp संकरण। नाइट्रोजन अणु में बंधन क्रम का मान कितना होता है? तो नाइट्रोजन के अणु में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो 3 होगा। कितने लिखेंगे इसमें? 3। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें sp3d2।
मतलब sp3 SF6 में होता है और SF6 की आकृति कैसी होती है? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। sp3 संकरण में अणु की ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकीय। dsp2 संकरण में बंध कोण कितने का होता है? तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कि NiCl4 लिया और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2। वर्ग समतलीय आकृति होती है, वर्ग समतलीय आकृति होती है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज मैंने इस रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझाए आपको निश्चित ही बेनिफिट हुआ होगा। और अगर आपको बेनिफिट हुआ है रियल में तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगले वीडियो का जल्दी से इंतज़ार कीजिएगा और कमेंट से कीजिएगा मुझे कि सर हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, इस वीडियो को देख के हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ओके, चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।